Hello everybody, I welcome you all for today's session। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ किंगडम मोनेरा। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों ने देखा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है तो इसके अंदर सर R.H. विटाकर जिन्होंने जो कोई लिविंग वर्ल्ड है, द कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड ही क्लासिफाइड इनटू द 5 किंगडम्स। ओके, सो in that the first kingdom on the basis of its evolution, that is an kingdom monera, that are the simple organisms or the simple unicellular prokaryotic organisms. Then complexity increases as the change in environment. हम यहाँ पर evolution के बेसिस पर देख रहे हैं। तो पहले सिंपल थे, फिर अब उसका कन्वर्जन हुआ सिंपल यूनिसेलर ही है, लेकिन अब इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए। तो पहले थे प्रोकैरियोटिक, फिर आ गए यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। अब उसके आगे मल्टीसेलुलर हुए फंगाई, लेकिन सिंपल, इसलिए कुछ उसके अंदर यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर हैं। फिर फंगाई के बाद आए प्लांटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुआ और उसमें मल्टीसेलुलर नेचर आया, लेकिन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। और फिर उसके आगे किंगडम एनिमालिया, जो मूवेबल है और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। सो इस तरीके से विटाकर ने क्लासिफिकेशन किया। अब हमको इसमें से हर किंगडम को 1 बाय 1 इन डेप्थ देखना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा से। अब किंगडम मोनेरा आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि किंगडम मोनेरा जो है इट कंसिस्ट द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो सारे मोनेरन्स जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। अब ये प्रोकैरियोटिक है इसलिए दीज आर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सिंपलेस्ट टाइप हो गए। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द मोनेरा। मोनेरा द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द मोनाज, MONAS, इस वर्ड से डिराइव हुआ। अब मोनाज यानी सिंगल, इसे क्या कहते हैं? इसे सिंगल कहा जाता। ठीक है, सो यूनिसेलुलर, सिंगल यूनिसेलुलर। ठीक है, इसके थोड़ा और आगे जाएंगे हम। तो अब ये जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो स्ट्रक्चरली इसके अंदर का नेचर कैसे है? तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर, जिसे हम कहेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लास्ट लेक्चर यानी लास्ट टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने किंगडम मोनेरा का कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर मैं सिर्फ उसको क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। चाहिए तो ये कि आप लोग फिर से वो लेक्चर पर जाए और उसको अच्छे से सुन ले, तो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। हम लोगों को डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पर जाते आएगा। लेकिन अब क्लासिफिकेशन के अंदर से मैं उसके स्ट्रक्चर्स को क्या करूंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करा के दूंगा। ठीक है, अब इस पर से आप लोगों को समझ में आ गया कि सारे प्रोकैरियोट्स एक ही ग्रुप में आ गए किंगडम मोनेरा के अंदर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर या तो कार्ल लूज ने क्या किया था, बैक्टीरिया को अलग कर दिया था, आर्की को अलग कर दिया था। बराबर, अब बैक्टीरिया और आर्की दोनों भी आते हैं इनटू द मोनेरा बाय विटाकर्स क्लासिफिकेशन। विटाकर के क्लासिफिकेशन के अंदर सब प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी आ गए और आर्की भी आ गए, वो सब काय में आएंगे, ये मोनेरा के अंदर। अब सिर्फ ये 2 है नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या होते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। तो इसलिए हम लोगों को करना क्या है कि उसका क्लासिफिकेशन देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के अंदर क्या क्या आते हैं, तो मैं एक बार आपको ये चार्ट फॉर्म के अंदर ये क्लासिफिकेशन यहां पर क्लियर करा कर देता हूं। किंगडम मोनेरा कंसिस्ट क्या क्या है?
क्लासिफिकेशन, इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन आता, जो एंशंट मोनेरन्स के नाम से जाना जाते हैं, दोज मोनेरन्स और दोज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर एंशंट एंड दे केम फर्स्ट ऑन द अर्थ, जो पहले अर्थ पर आए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। तो पहला क्लास इसके अंदर होगा, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। ये पहला क्लास होगा इसमें। अब दूसरा, अब ये आर्कीबैक्टीरिया थे जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो इन आर्कीबैक्टीरिया में नहीं थे, बल्कि उसके बाद जो मोनेरन्स आए, लेकिन या तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, मतलब इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, और उसके बाद जो आए जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। सो ये ट्रू बैक्टीरिया सेकेंड क्लास के अंदर आए, जिनका नाम है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे थे, या तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो फोटो ऑटोट्रॉपिक थे, और कुछ ऐसे थे जो ऑटोट्रॉपिक थे, मतलब कीमो ऑटोट्रॉपिक थे। कुछ हेटेरोट्रॉपिक थे, जिसमें कुछ फोटो हेटेरोट्रॉपिक थे, कुछ कीमो हेटेरोट्रॉपिक थे। समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को यहां पे ग्रुप कर दे रहा हूं, 4 ग्रुप यहां पर आपके सामने किए। अब इसमें स्पेशली फोटो ऑटोट्रॉपिक नहीं आते, स्पेशली इंक्लूडेड है लेकिन स्पेशली नहीं आएंगे। तो स्पेशली एक क्लास बनाया गया जो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कंसिस्ट करता है, तो वो क्लास हो गया सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। अब ये सब ऑर्गेनिज्म जो है सभी यूनिसेलुलर है। इसके अंदर सियानोबैक्टीरिया फिलामेंटस है। अब फिलामेंटस के अंदर भी जिन्होंने कॉलोनीज बनाए, और कॉलोनीज बनाकर कंप्लीट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्होंने बनाया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर। तो इसमें 4th क्लास आ गया आपका एक्टिनोमाइसिटीज। माइसिटीज इसलिए कहा जाता क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर टू द फंगाई। इनका स्ट्रक्चर कुछ हद तक फंगाई से रिलेट करता है। अब इसके बाद लास्ट क्लास इसके अंदर है। अब ये सारे बैक्टीरिया जो है तो सेल वॉल कंसिस्ट करते हैं, दे ऑल कंसिस्ट द सेल वॉल, ओके। लेकिन अब इसमें एक ऐसा है जो सबसे छोटा, सारे बैक्टीरिया में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट जिनको कहा जाता, और वो छोटे इसलिए है क्योंकि दे डू नॉट हैविंग द सेल वॉल, जिन पर कवरिंग नहीं है सेल वॉल की, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया यहां पर आएंगे, दैट इज वी कॉल्ड माइकोप्लाज्मास। वी कॉल्ड देम दैट इज एन माइकोप्लाज्मास। आपके समझ में आ रहा है? तो अब मैंने क्या किया यहां पर, किंगडम मोनेरा को या तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को 5 क्लासेस में डिवाइड किया। अब सबको हमको 1 बाय 1 देखना है, ठीक है। तो इसमें से पहले 2 मतलब आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हम आज के लेक्चर में देखेंगे, फिर आखिर के 3 सियानोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोप्लाज्मा, ये कल के अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं शुरू करता हूं आर्कीबैक्टीरिया से। आर्कीबैक्टीरिया को आर्ची मत कहो, ठीक है, आप याद रखने के लिए आर्ची कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्चुअली दे आर आर्की। समवॉट प्रोनाउंसिएशन इज देयर, कुछ जगह पर प्रोनाउंसिएशन बदलता है, तो प्रोनाउंसिएशन अगर बदला तो उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। क्लास फर्स्ट दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। कार्ल लूस के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आर्कीबैक्टीरिया सेपरेट किंगडम कंसिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन विटाकर के अंदर आर्कीबैक्टीरिया एक क्लास हुआ किंगडम मोनेरा का, ठीक है। अब हम आर्कीबैक्टीरिया को देखेंगे। आर्कीबैक्टीरिया, दीज आर द एंशंट ओल्डेस्ट, ये कैसे हैं, दीज आर एंशंट एंड और द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। इसलिए देखो एक सवाल भी पूछा जाता एमसीक्यूज के अंदर कि
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो आपको दिए हैं ऑप्शंस, उसके अंदर से ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? किंगडम मोनेरा हो सकता, प्रोटिस्टा हो सकता, प्लांटिया और एनिमालिया हो सकता। ठीक है, अगर इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिए तो ऑप्शन बदल सकते। तो ऑप्शन ऐसे भी हो सकते, आर्की, यूबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास, ऐसे भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर से दोनों भी क्वेश्चन जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। तो एक में अगर पहले वाले ऑप्शन हो गए तो उसका आंसर क्या होगा? मोनेरा। और दूसरा मैंने जो आपको ऑप्शन बताया तो उसके अंदर ऑप्शन क्या होगा? आंसर आर्की। इज इट क्लियर? अब हम यहां आते हैं, तो ये एंशंट है और ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, सबसे पुराने बैक्टीरिया जाने जाते हैं। ठीक है, हम इसके लोकेशन में जाते हैं। वैसे हमने मोनेरा को अगर देखेंगे ना, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। एक क्वेश्चन भी ऐसे पूछा गया है, एवरीवेयर, सब जगह पर मिलने वाले। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मतलब अभी चलो मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात कर रहा हूं अभी इस वक्त में, तो मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है या तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो एक तो बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इट इज एंटरिंग इन माय बॉडी, और अगेन बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इट विल बी कमिंग आउटसाइड फ्रॉम माय बॉडी। इज इट क्लियर? तो मैंने यहां का सराउंडिंग दिया आपको। ऐसे बहुत सारे सराउंडिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। जैसे आप ओशियन में जाओ, आप फ्रेश वाटर के अंदर चले जाओ, आप माउंटेन के अंदर चले जाओ, आप हिमालयस कोल्डेस्ट एरियाज में चले जाओ, आप हॉटेस्ट एरियाज में चले जाओ, कहीं भी जाओ, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट। ओके, सो इसमें आर्की बैक्टीरिया जो है, इनका लोकेशन जो है तो मोस्टली एक्सट्रीम एनवायरमेंट होता है, इसलिए उनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता। समझ में आ रहा आपके? तो मैं यहां पे दूंगा इनका लोकेशन। लोकेशन कहो इसको आप, या तो ऑकरेंस कहो, दोनों भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो है तो ये स्पेशल मोनेरन से, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम हैबिटेट। इसे हम कहेंगे हार्श हैबिटेट। हार्श हैबिटेट, इसे हम एक्सट्रीम भी कहते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड एज द एक्सट्रीमोफाइल्स। अब कुछ ऐसे यूबैक्टीरियन से, मैंने यहां पर आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपको दिया है, कुछ ऐसे यूबैक्टीरियन से वो भी एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रहते हैं, तो उन्हें भी एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाएगा। समझ में आ रही है आपकी बात? तो अभी यहां पर ये जो है ये आर्की बैक्टीरिया, इनका एक्चुअल नेचर, इनका एक्चुअल हैबिटेट ही क्या है? हार्श हैबिटेट है, यानी एक्सट्रीमोफाइल्स है। एक्सट्रीम, अभी एक्सट्रीम बोले तो क्या, हम एक्सट्रीम किसे कहेंगे? अभी आपको अगर हॉट एनवायरमेंट में डाला जाए, अब वो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब वो छोड़ दो 60 डिग्री सेल्सियस, अब आपको छोड़ दो, आप वहां पर नहीं रह पाओगे, यू कैन बी डाई। ठीक है, बिकॉज यू कांट लाइव इन दैट टेम्परेचर, आप उस टेम्परेचर के अंदर नहीं रह सकते। आपको एकदम कोल्डेस्ट टेम्परेचर के अंदर डाल दो, फ्रिज के अंदर रख दो, यू कांट लाइव, कुछ देर तक रह सकोगे, उसके बाद नहीं। ठीक है, जब तक कि आपकी बॉडी इंटरनली एनवायरमेंट क्या कर रही है? स्टेबल रखने का काम कर रही है, उस वक्त तक आप वहां पर क्या रहोगे? स्टेबल रहोगे। उसके बाद यू कांट स्टेबल, यू विल बी अनस्टेबलाइज्ड। ओके, सो मैंने आपको यहां पर क्या कहा कि ये ऐसे हैं जो हर जगह पे रहते हैं। एक्सट्रीमोफाइल समझ में आ रहा है आपको? कौन से भी एनवायरमेंट में, हायर टेम्परेचर में रहेंगे, लोअर टेम्परेचर के अंदर रहेंगे, इवन साल्टी एरियाज में भी रहेंगे। इस हिसाब से हमने क्या किया? इनको डिवाइड किया। तो एक्सट्रीमोफाइल्स में कैसे कैसे हम उनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहेंगे? तो इसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो हायर concentration of salt present in the higher concentration of the salt, that is halophiles। ठीक है, इसमें क्या है? ये ऐसे एरिया में है जहां सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हायर है, ज्यादा, मतलब सलाइन एरियाज, सैलिनिटी जिसे हम कहेंगे, तो सलाइन एरियाज के अंदर ज्यादा ये बैक्टीरिया रहते हैं, इन्हें हम हैलोफाइल्स कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल है हैलोबैक्टर, ये एक एग्जांपल आप ले सकते हो। और
एक एग्जाम्पल इसके अंदर है जो स्पेसिफिकली ऐसे एनवायरमेंट में रहता है, दैट इज सालिनीबैक्टर रुबेर। सालिनीबैक्टर रुबेर। अब ये एग्जाम्पल्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए हैं। और भी है हेलोबैक्टीरियम, दैट इज सैलिनारम। हेलोबैक्टीरियम सैलिनारम। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने तुमको यहां पर दिए। अब ये हो गए हैलोफाइल्स, इन्हें क्या कहा जाता? हैलोफाइल्स, जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट। अब ये कैसा एक्सट्रीम एनवायरमेंट है? ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट ऐसा जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। इट हैविंग द हायर साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब सेकेंड टाइप अब हम इसके अंदर देखेंगे, दैट इज एन the environment where the acidic as well as hot condition is there। जहां पर एसिडिक हॉट एनवायरमेंट है, जिसे हम हॉट एसिडिक एनवायरमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे एरिया के अंदर रहने वाले जो बैक्टीरिया है तो उन्हें कहा जाता थर्मो एसिडोफाइल्स। उन्हें क्या कहा जाएगा? थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स। अब ये हॉट कैसा एनवायरमेंट है इनका? इनका एनवायरमेंट है हॉट एसिडिक एनवायरमेंट। दे आर प्रेजेंट इन हॉट एसिडिक एनवायरमेंट, दैट आर दी थर्मो एसिडोफाइल्स। एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो थर्मोकॉकस, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो। और एक एग्जाम्पल है उसके अंदर, दैट इज जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं थर्मस एक्वेटिकस। ये भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो, थर्मस एक्वेटिकस। मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। सॉरी, थर्मस एक्वेटिकस एक्चुअली यू बैक्टीरिया, नॉट दी आर्की बैक्टीरिया। इट इज यू बैक्टीरिया। हाँ, वो भी हॉट एनवायरमेंट में रहते हैं, लेकिन वो आर्की बैक्टीरिया नहीं है, तो यू बैक्टीरिया। अब इसके अंदर थर्ड कंडीशन, एक्सट्रीमोफाइल्स के अंदर, एक्सट्रीमोफाइल्स के अंदर थर्ड कंडीशन है, दैट इज इन मार्शी प्लेसेस। और जो मार्शी प्लेसेस के अंदर होते हैं उन्हें कहा जाता मिथेनोजेंस। दे आर मिथेनोजेंस। ठीक है, अब मिथेनोजेंस के अंदर एग्जांपल आप ले सकते हो मिथेनोकॉकस, मिथेनोबैक्टीरियम, आप ये एग्जांपल्स इसमें ले सकते हो। कहां है? मार्शी प्लेसेस में। ठीक है, और इसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स और रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट जैसे कैटल हुआ, कैटल रूमिनेंट है। एक्चुअली रूमेन ये मॉडिफिकेशन इनके स्टमक का, ठीक है, जैसे हमारे स्टमक के अंदर उस तरीके से मॉडिफिकेशन है, इनके स्टमक में रूमेन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है, इसलिए उन्हें रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म कहा जाता। तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते, इसलिए देखो उनके अंदर से जो गैस बाहर निकलती है, दैट गैस कंटेन मीथेन। वो गैस कौन सी गैस कंसिस्ट करते हैं? मीथेन। और देखो एनिमल डंग, जब हम बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं तो बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर मोस्टली हम लोग जो सोर्स यूज करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, दैट सोर्स इज एन एनिमल डंग। बराबर है, हम उसे गोबर गैस कहते हैं, वी कॉल्ड इट गोबर। अब हमारे यहां पर वो एनिमल डंग को, कैटल डंग को क्या कहते हैं? गोबर कहते हैं। तो गोबर से निकाला गया जो गैस है, द गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गोबर, दैट इज गोबर गैस, दैट इज एक्चुअली द मीथेन। उसके अंदर मीथेन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, H2S भी है, और भी बहुत सारे गैसेस उसके अंदर है, लेकिन मेन कंटेंट जो है वो क्या है?
दैट इज एंड मीथेन। ओके, सो ये होगा मिथेनोजेंस। तो अभी तीन तरीके के, तीन एक्सट्रीमोफाइल्स मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किए। दिस इज अबाउट देयर ऑकरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, देयर स्ट्रक्चर। अब इनको ऑकरेंस के बेसिस पर इनके टाइप्स भी कहे जाएंगे। ये क्या हो गए, इनके टाइप्स भी हो जाएंगे। ओके, अब नाउ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर दे आर सेम एज बैक्टीरिया, जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वैसे ही हमने ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है। अब इसके अंदर थोड़ा चेंज है, आपको ये चेंज आपको पता है। मैंने ऑलरेडी आपको, जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल स्टडी कर रहे थे वहां पर आपको बताया था, इन आर्कीबैक्टीरिया their cell wall is different than the other bacteria. Cell wall अलग है other bacteria से, and that cell wall is pseudopeptidoglycan. Its cell wall is made by pseudopeptidoglycan. ओके, सिडोपेप्टिडोग्लाइकेन, इसे हम और एक नाम देते हैं सिडोमुरीन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिडोमुरीन लेयर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए सिडो? अभी यू बैक्टीरिया अगर हम लेंगे या तो प्रोकैरियोटिक सेल लेंगे तो नॉर्मली पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट रहता। अब इसके अंदर इसके सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, इट इज डिफरेंट देन द पेप्टिडोग्लाइकेन। वो पेप्टिडोग्लाइकेन से अलग है, बट द फंक्शन सेम एज पेप्टिडोग्लाइकेन। उसका जो फंक्शन है, उसका फंक्शन पेप्टिडोग्लाइकेन जैसा ही है, बट स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए सीडो कहा जाता है उसको। फॉल्स लेयर, सीडो मतलब फॉल्स। अब यहां पर ये जो है इसे सीडोपेप्टिडोग्लाइकेन कहा जाएगा। अब ये बना कैसे है, ये लेयर बना कैसे? तो हमने उस वक्त में देखा था पेप्टिडोग्लाइकेन के टाइम को, NAG और NAM दोनों बीटा 1,3 लिंकेज से बने हैं, सॉरी बीटा 1,4 लिंकेज से बने हैं, बराबर। अब यहां पर NAG NAM नहीं है, तो यहां पर NAT NAG है। NAT, द कंपोजिशन ऑफ इट, दैट इज NAT एंड NAG। अब NAT क्या है? NAT that is N-acetyl talosamine uronic, यूरोनिक एसिड लेयर। ओके, N एसिटिल टैलोसैमिनोरिक, आप उसको सैमिनोरिक कह सकते हो, सैमिन यूरोनिक कह सकते हो, यूरोनिक एसिड। ये होगा NAT। और NAG आपको मालूम है, N एसिटिल बीटा ग्लूकोसामाइन। ठीक है, अब ये दोनों जो है NAG और NAT, ये दोनों जो है बोथ आर कनेक्टेड बाय बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक, बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये दोनों का लिंकेज जो है वो कौन सा है? बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक। अब आपको याद आ रहा होगा कि उस वक्त में मैंने आपको कहा था कि सिडोपेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आर्कीबैक्टीरिया का, आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल का, इट कांट बी डाइजेस्टेड बाय द लाइसोजाइम। सेल वॉल ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया नॉट डाइजेस्टेड बाय द लाइसोजाइम। इट मींस दैट लाइसोजाइम क्या है? ये लाइसोसोम के अंदर रहने वाला एंजाइम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ अभी? तो लाइसोजाइम से वो डिग्रेड होता नहीं, लाइसोजाइम उस पर एक्ट हो सकता नहीं, इसका मतलब इट इज लाइसोजाइम रेजिस्टेंट। कैसे हो गया? इसका स्ट्रक्चर सिडोपेप्टिडोग्लाइकेन होने की वजह से अब आपकी जो आर्कीबैक्टीरिया है, ये आर्कीबैक्टीरिया हो गए हैं लाइसोजाइम रेजिस्टेंट। क्यों हो गए लाइसोजाइम रेजिस्टेंस? बिकॉज लाइसोजाइम
ओनली ब्रेक द लिंकेज β14। यही बात समझ में आपके? अब मैं यहां पर क्या करूंगा, लाइसोजाइम रेजिस्टेंस, वाई रेजिस्टेंस तो आप कहीं लिख लो ऊपर आपके नोटबुक में, क्या है कि लाइसोजाइम ओनली ब्रेक्स द β14 लिंकेज। लाइसोजाइम जो है तो वह क्या करता है, β14 लिंकेज ब्रेक करता है, और यहां पर लिंकेज कौन सा है, β13, यानी एम एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड बराबर वो है, और NAG, ये दोनों पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर β14 लिंकेज से कनेक्टेड है। याद रहेगा आपको, दोनों भी कैसे कनेक्टेड है, β14 लिंकेज से कनेक्टेड है, और यहां पर ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, β13 लिंकेज से कनेक्टेड है। अब ये 13 होने की वजह से क्या होगा, लाइसोजाइम इस पर एक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि लाइसोजाइम किस पर एक्ट हो रहा है, आपके β14 लिंकेज पर एक्ट हो रहा है। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट के अंदर कैसे रह सकते हैं? सो दे कैन लाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन। वो कैसे रह सकते हैं, क्योंकि उनका सेल मेम्ब्रेन कैन लाइव इन एक्सट्रीम बिकॉज, अब मैं यहां उसका कारण लिखता हूं, क्या है, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट, that is branched chain, cell membrane consists branch chain of lipid, सेल मेम्ब्रेन क्या कहता है, क्या कंसिस्ट करता है, ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड कंसिस्ट करता है। ये कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, देखो आप, मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये लिपिड और प्रोटीन से बना है बराबर। अब इसमें क्या है, ब्रांच चेन ऑफ लिपिड है, वहां पर ब्रांचिंग नहीं है, कहां, मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आप उसको यूकैरियोटिक ले लो, प्रोकैरियोटिक ले लो, कोई भी ले लो, मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैविंग द चेन ऑफ लिपिड, नॉट द ब्रांचिंग, अनब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड, बट हियर देयर इज एन ब्रांचिंग, मतलब आपका ऐसा लेयर बन रहा है तो ये ब्रांचिंग कंसिस्ट करेगा इस तरीके से, लाइक दिस, इट्स शोइंग द ब्रांचिंग एंड इट शोज द ब्रांचिंग, हेंस they can live in any environment because that environment can't act on that type of cell membrane, उस टाइप के सेल मेम्ब्रेन पर वो उस तरीके का एनवायरमेंट एक्ट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? अब यहां पर मैंने आपको आर्कीबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर करा दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, मतलब आर्कीबैक्टीरिया के यूजेस क्या हो गए, तो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर मिथानोजन स्पेशली जो कहाँ यूज होते हैं, आपके बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के सिग्निफिकेंस के अंदर क्या आता, इन देयर सिग्निफिकेंस इट्स सेल वॉल, बिकॉज ऑफ इट्स सेल वॉल it shows the resistance for lysozyme, because of its cell membrane, third significance, because of its cell membrane it can live in extreme environment, उसके सेल मेम्ब्रेन की वजह से क्या हो रहा है, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट के अंदर जी सक रहा है, लाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट। तो आपको यहां तक का कंसेप्ट क्या हो रहा होगा, अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं यू बैक्टीरिया, दैट इज इन सेकेंड क्लास। अब यू बैक्टीरिया हम लोगों ने पहले से ही प्रोकैरियोटिक सेल भी देखा है, हम जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये टॉपिक पढ़ रहे थे, यू बैक्टीरिया। अब इसको शुरू करेंगे इस तरीके से, EUE, EU ये वर्ड से बना है, EUE ये वर्ड से बना है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। अब आप कहोगे मैं इन्हें ट्रू बैक्टीरिया बोल रहा हूं, करेक्ट ना, और वो पहले वाले फिर फॉल्स हो गए, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है। प्रेजेंट बैक्टीरिया, अभी इस वक्त जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या तो ऐसे बैक्टीरिया जिनका एक्चुअल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट प्रोकैरियोटिक है, उनको यू बैक्टीरिया कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? यू बैक्टीरिया। अब उसके अंदर कुछ चेंज हो गया, जैसे सम चेंजेस एज लाइक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हम लोगों ने पहले आर्कीबैक्टीरियम देख लिया। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज है आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। सो बाय मॉडिफिकेशन द कंप्लीट स्ट्रक्चर एज प्रोकैरियोटिक, मॉडिफिकेशन के बाद में कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक जैसा बना है। तो इसीलिए मॉडिफिकेशन के बाद वाले बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया कहेंगे। अब आर्कीबैक्टीरिया आपको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलते हैं, लेकिन यू बैक्टीरिया वैसे नहीं है। यू बैक्टीरिया प्रेजेंट एवरीवेयर, इसलिए मैं पहला पॉइंट इसमें ले रहा हूं, ऑकरेंस। कहां मिलेंगे? प्रेजेंट एवरीवेयर, आप जहां देखोगे वहां मिलेंगे। बिसाइड दिस, इसके अलावा ये आपको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलेंगे। बाय इवोल्यूशन दे कैरिड देयर दिस कैरेक्टर, आर्कीबैक्टीरिया से ये कैरेक्टर ये लेकर आए हैं इवोल्यूशन के जरिए से, बराबर। तो इसलिए एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलेंगे। अब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कैसा है? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एज लाइक फॉर एग्जांपल डेजर्ट, ओके, स्नो, जहां पर टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग जहां ज्यादा होता है। इसके अलावा डीप ओशियन, डीप ओशियन, ये सारे ऐसे जगह हैं जहां नॉर्मली सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते। फ्यू, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है जो इस टाइप के एरिया में रह सकते हैं। दे कैन लाइव इन दिस टाइप ऑफ एरिया। इज इट क्लियर? तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर कुछ ऐसे हैं दे आर लाइव्ड इन द ऑर्गेनिज्म और विथ ऑर्गेनिज्म एज एन सिम्बायंट, लाइव इन और विथ, मैंने यहां दो वर्ड यूज किया, इन और विथ, लाइव इन और विथ द ऑर्गेनिजम्स एज सिम्बायंट। सिम्बायंट करके ये लोग क्या हो गए? दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हो गए या तो बाहर हो गए। अब अंदर इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग और द मैमल, इंटेस्टाइन के अंदर है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक बैक्टीरिया। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया ई कोलाई, मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने स्टडी किया होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है कोलोन, और कोलोन के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, तो वहां पर डाइजेशन को मदद करते हैं। वहां क्या करते हैं? वो डाइजेशन को हेल्प करते हैं। वो डाइजेशन को हेल्प करते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? सिम्बायंट हो गए। अब विथ फॉर एग्जाम्पल आप इसको लोगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, N2 फिक्सिंग, फॉर एग्जाम्पल अज़ेटोबैक्टर, राइजोबियम ले लो, ठीक है। अब ये राइजोबियम क्या करते हैं? आप लोगों को मालूम है कि जो लिग्यूमिनस प्लांट है, तो लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर ये राइजोबियम रूट नोडुल फॉर्मेशन करते हैं, रूट नोडुल। तो इनको जो न्यूट्रिशियस मटेरियल चाहिए वो क्या करेंगे? वो प्लांट से लेंगे, और प्लांट को जो मिनरल्स चाहिए, मेन इज नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेयर में होता है, और प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर में से उस मटेरियल को क्या करेंगे? सॉइल के अंदर लेकर आएंगे, सॉइल में फिक्स कर देंगे, और फिर सॉइल में से प्लांट उसको अवेलेबल कर लेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लेकिन इसके अलावा सम आर प्रेजेंट इन एनिमल्स और द अदर ऑर्गेनिज्म एज एन पैरासाइट, अब फॉर एग्जाम्पल आप साल्मोनेला ले लो, साल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम ले लो। आपके बॉडी में साल्मोनेला टाइफॉइड डिसीज करता है, बराबर। आप लोग ट्यूबरक्लोसिस ले लो, कॉरेनिबैक्टीरियम ट्यूबरकन,
तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ये स्पेसिफिक डिसीज फॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और डिसीज फॉर्म करके एज एन पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं। तो ये हो गए ऑकरेंस, सब जगह पर मिलेंगे, जहां नहीं वहां भी है। जैसे अब ऑर्गेनिज्म के अंदर एज एन पैरासाइट है, ऑर्गेनिज्म के साथ साथ भी रहते हैं, एज एन सिम्बायंट है। तो ये हो गया इनका क्या, ऑकरेंस। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर, तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर पहले मैं फॉर्म्स लूंगा, फॉर्म्स ऑफ द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के 4 फॉर्म्स है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, 4 फॉर्म्स है। उसमें एक है, आपको याद आ रहा होगा, कॉकस सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल में कॉकाई। एक है बैसिलस सिंगुलर फॉर्म में, एक है विब्रियो, और एक है, आपको याद आ रहा होगा, स्पाइरिलम। ये फॉर्म है, कॉकस राउंडेड है, बैसिलस रॉड शेप है, विब्रियो कोमा शेप है, कॉमा, और स्पाइरिलम कैसे होंगे, कॉइल्ड और द स्पाइरल। ओके, ये सारे शेप है, इसके सारे एग्जांपल्स मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर लिए हैं। तो ये फॉर्म्स। ओके, नाउ स्ट्रक्चर। आपको मैं ये स्ट्रक्चर सिर्फ याद दिलाऊंगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, गिन रहा हूं, आप लोग उसको क्या कर लो, रिमाइंड कर लो, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है। तो स्ट्रक्चर के अंदर एक फर्स्ट, दे हैविंग द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन मींस व्हाट, इनसाइड दैट देयर इज नेकेड न्यूक्लियस, बराबर, न्यूक्लियस नेकेड है, मतलब उसको एनवेलप नहीं है, सिर्फ डीएनए कंसिस्ट करता, और वो डबल स्टैंडर्ड स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, जो कॉम्पैक्ट नहीं है, किसी भी हिस्टोन प्रोटीन से कॉम्पैक्ट नहीं होता है। तो इस टाइप का सिंपल डीएनए आपको इसके अंदर मिलेगा। अब थर्ड थिंग, इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। थर्ड थिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड क्या हुआ, इनसाइड इनवेजिनेट हुआ, मेसोसोम फॉर्म किया, जो रेस्पिरेशन में यूज होता है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन में यूज होता है। उसके बाद में पांचवी चीज इसके अंदर, तो इसके अंदर एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम यूकैरियोटिक जैसा कि इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसके अंदर नहीं है। कलरेशन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एज लाइक क्रोमेटोफोर्स, जो कलर फॉर्मेशन के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो ये सारे उसके अंदर है। और सेल वॉल ले लो, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। सेल वॉल हमने आर्कीबैक्टीरियम में देखा सीरोपेप्टिडोग्लाइकेन, अब यहां पर क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, दैट इज म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट है, या तो म्यूरिन लेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यू बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? मैंने उसको सिर्फ आपको रिमाइंड कर दिया। हाँ, अब इसके अलावा और एक क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दैट इज एन प्लाज्मिड, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, फिर भी बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, उससे जायद नहीं होता। इज इट क्लियर? अब मैंने यहां पर इसके सारे कैरेक्टर्स, मतलब स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किए। अब इसके अंदर का एक कैरेक्टर हमको देखना है, दैट इज एन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर फोटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर अगेन फोटो हेटेरोट्रॉपिक, कीमो हेटेरोट्रॉपिक। सैप्रोफाइटिक नेचर, सारे नेचर हमको देखना है। तो अभी आज के लिए इतना, ये जो न्यूट्रिशन बचा के हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहो, हाँ, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जहां प्रॉब्लम आए मुझे क्या करो, आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर उसको सेंड करो, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखो, जो टास्क एमसीक्यूज हमने दिए हैं, तो टास्क एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, ठीक है। अब वो टास्क एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे हो, सर इसका आंसर ए आएगा ना, सर इसका आंसर बी आएगा ना, इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डालते हो। इसकी जरूरत नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है जिसकी थ्योरी आपके समझ में नहीं आई, या तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो आपके समझ में नहीं आया है, तो ऐसा क्वेश्चन आप मुझे डालो। सॉल्व नहीं हो रहा है तो कैसे सॉल्व करना मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। यहां पर मैं रुक जाता हूं। थैंक यू वेरी मच।